हेलो क्लास 8 के सारे स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है सोशल साइंस गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा साधा मतलब ये है, कोई कॉन्स्टिपेशन की बात नहीं है यहाँ पे, या फिर लूज मोशन की बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एवरी इंडियन इज फॉलोइंग, जो कायदे हैं हमारे, जो लॉज होते हैं, जिसे इन शॉर्ट कहा जाए तो द बुक ऑफ लॉज, द बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे देश चलेगा, कैसे लोग रहेंगे, कौन कौन से कायदे को फॉलो करना है, वो सारी चीजें जिस बुक में बताई गई है ना, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कंट्री के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सिविक्स पेपर आसान है, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, इजी हो जाएगा। चलो चलते हैं, आपके सामने ये है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसा कंट्री है हमारा? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी जहां पे, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? किंगडम। हमारे यहाँ के इंडिया में कोई राजा रूल नहीं कर रहा है, नॉट एनी किंग इज रूलिंग ओवर इंडिया। सो व्हाट? द रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों का राज्य है, लोगों के लिए राज्य है और लोग चला रहे हैं, जिसे उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी। जिसे गुजराती में या हिंदी में हम लोकशाही कहते हैं, लोगों का राज। हमारे यहां देखो खास बात क्या है, यहां पे अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, कई सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। उतने ही कास्ट है यहाँ पे, उतने ही, उनसे तो कई ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस है यहाँ। आप काश्मीर से कन्याकुमारी तक जब आसाम से गुजरात तक आओ, कई सारी लैंग्वेज बदल जाएगी। 25+ लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है, लोग बोलते हैं अपनी मदर टंग। इतनी है, इतनी लैंग्वेज, इतनी कास्ट, इतने रिलीजन, बावजूद हम एक ही कंट्री में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो आप कि क्या है हमारे पास खास बात। हमारा जो कंट्री है स्टैंड्स आउट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी। हमारी जियोग्राफी भी बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी जियोग्राफी में माउंटेन्स है, वैलीज है, डेजर्ट्स है, समंदर्स भी है, रिवर्स भी है, पोन्ड्स भी है, रेनी फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड्स भी है, अच्छे खासे लैंडस्केप्स है। एक जैसी जमीन नहीं है। गुजरात से लेकर आसाम तक जाओ एक जैसी जमीन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ एक जैसी जमीन नहीं है। वेरी डिफरेंट। सोशल स्ट्रक्चर भी हमारा डिफरेंट है, उतना ही डिफरेंट है। एंड लोकल डाइवर्सिटीज, बहुत ही, लोग अपने अपने भगवान है, लोगों की अपनी अपनी भाषा है, लोगों का अपना अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, सब कुछ, खाना पीना पहनना, सब कुछ अलग है। फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से फॉर्म करा गया है, वो इस तरह से फॉर्म करा गया है, ये इंश्योर करते हुए कि सबको, ये जियोग्राफिकली, ये सोशली, ये लोकल डाइवर्सिटी की बात है, पर फिर भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, वेदर ही और शी इज मेल और फीमेल, क्या फर्क पड़ता है। कोई भी लैंग्वेज बोले, कोई भी धर्म फॉलो करे, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी कल्चर के हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। दैट इज वेरी यूनिक थिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीटली यूनिक। ईच कंट्री हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सबको अपना अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। एक ऐसा फंडामेंटल, एक ऐसा बेसिक, फंडामेंटल का मतलब होता है एक ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट हर एक कंट्री के पास होता है, जिसमें लिखे हुआ होता है कि वो अपना देश कैसे चलाएंगे। गवर्नमेंट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर। कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखता है। गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसे उसमें देख के कंट्री को चलाना है। यदि उसे देखे बिना, उसमें जो लिखा उससे उल्टा करके यदि वो देश चलाने में लग जाए ना, बात बिगड़ जाएगी। द कंट्री शुड बी रन, कंट्री ऐसे चलाना चाहिए कैसे, अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जैसे लिखा है उससे फॉलो करते हुए यू हैव टू टेक डिसीजंस फॉर द कंट्री। गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस हो या चाहे भाजपा हो या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज द लॉन्गेस्ट रिटन, सबसे बड़ा, ये एक मार्क के लिए आ सकता है, इज द लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, एक मार्क के लिए आ सकता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा लिखा हुआ, इससे बड़ा लंबा लिखा हुआ नहीं है, इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का है ही नहीं। And it has been formed to run the country efficiently amidst geographical diversities and the other challenges, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चैलेंज हो, जियोग्राफिकली डाइवर्सिटी, कोई पहाड़ पे रहता है, कोई जमीन पे रहता है, कोई वैली में रहता है, कोई कहीं पे भी रहता हो, है, कोई भी कल्चर फॉलो करता हो, कोई भी रिलीजन फॉलो करता हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ये लिखा गया है, ठीक है। फिर आगे जाते हैं तो मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एक सिस्टमेटिक, एक स्पेशल सिस्टम से लिखा हुआ सिस्टमेटिक कॉम्पिलेशन ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स, कहा था ना मैंने, क्या है ये सेट ऑफ रूल्स है टू रन द कंट्री, देश को चलाने के लिए, टू रन द कंट्री इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स, सिस्टमेटिक, कोई ऐसे ही उठा के रख दिया, कोई भी रूल कहीं पे भी रख दो भाई, तेरे दिमाग में ये रूल आए तू रख दे, तेरे दिमाग में कोई नया आता है तू रख दे, नहीं नहीं नहीं, सिस्टमेटिक completion of a set of rules to run a country is known as the constitution of the country। हर एक कंट्री में ऐसा ही होता है। अब आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है पता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम क्या है? किसके दिमाग में सबसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें भरी हुई थी, जिसने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? देखो, प्रॉपर गाइडलाइन वाज नीडेड। आप कुछ, कोई भी आ जाओ, चलो चलो भाई हमारे देश के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना है, कोई भी आ जाओ यार, तू भी आ जा बागड़ बोला, नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए उसके लिए। हमारा देश आजाद हो गया, अब हम देश चलाएंगे कैसे? वो तो बड़ी बात थी ना, हमारे सामने एक बड़ी चैलेंज थी। एंड देयरफॉर इट वाज फेल्ट, इसीलिए नेसेसरी बन गई भाई टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए स्पेशली एक कमेटी, एक असेंबली, एक कुछ 389 पीपल की, 389 मेंबर की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ये पर्पस के लिए। व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस क्या था? तो पर्पस यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। कितने लोग चुने गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? 389। वो 389 लोगों का जो पूरा ग्रुप था, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक मार्क में आ सकता है कितने लोगों की असेंबली बनाई गई थी? 389। ये बड़े ही दिमागी, पावरफुल, कोई एजुकेशन से जुड़ा था, कोई साइंस से जुड़ा था, कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा था, कोई हिस्ट्री से जुड़ा था, कोई कई सारे अलग अलग फील्ड के जुड़े हुए लोगों ने, कोई वकालत कर रहा था, कोई जज था, बड़े बड़े लोग, दिमागी, पावरफुल। वैसे 389 पीपल इंडिया से चुने गए और एक असेंबली बनाई गई जिसका नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उन्होंने ये जिम्मा, ये आर्किटेक्चर बनने का जिम्मा दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग प्रोसेस 23 कमेटी बनाई गई। ये 389 पीपल की 23 कमेटी, 23 ग्रुप्स बनाए गए। आज की भाषा में बात करें तो कमेटी बनाई गई कि जो ये काम करेगी अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर तो बात होती नहीं है, कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जो जिसमें मास्टर हो, जो जिसमें स्पेशलिस्ट हो, उसे वैसा काम सौंपा गया। तो टोटल 23 कमेटी बनाई गई। ये जो कमिटीज है, इस कमिटीज में कैसे कैसे मास्टरमाइंड लोग थे। देखो, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे, अलग अलग जेंडर से बिलोंग करते थे, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से आ रहे थे। कोई कश्मीर से आ रहा था, कोई कन्याकुमारी से आ रहा था, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा था, कहीं कहीं से अलग अलग एरिया से लोग आ रहे थे। फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी से थे, कोई स्कॉलर्स थे अलग अलग डिफरेंट फील्ड में, मास्टर, डॉक्टरेट अलग अलग थे। अमंग अदर्स
389 के नाम हम पढ़ने जाएंगे तो पूरा चैप्टर उसमें ही चला जाएगा। तो उसमें से कुछ कुछ स्पेशल लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए जो हम पढ़ेंगे। पहला नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। फिर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम जानते हैं इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार बलदेव सिंह थे, फ्रैंक एंथनी थे, HP मोदी थे, AKS अय्यर थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, कन्हैया लाल मुंशी थे, KT शाह थे। ये मेल लीडर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। अब फीमेल में कौन कौन थे? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित जैसे कई सारे फीमेल लीडर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए आ पड़े थे। ठीक है, ये सारे नाम हो गए। अब देखो, ओके, 5वां पेज, आगे जाते हैं। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सबसे पहले नाम आया हुआ था। 1 मार्क के लिए ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, तो खास देखियो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1 मार्क के लिए सवाल बार बार आएगा, दिमाग में रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब बात आएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो वो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो थे was the chairman of ड्राफ्टिंग कमिटी। क्योंकि ड्राफ्ट करना पड़ता है ना, इकट्ठा सारी चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसे सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी, वो सारा ड्राफ्ट बनाना पूरा, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान रखना, अटेंशन देना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन 1 मार्क के लिए आ सकता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे जाते हैं कि अब आगे क्या हुआ। Owing to this particular contribution to the process of shaping the constitution, को शेप देने के लिए, ड्राफ्ट करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसी की वजह से ही मतलब कौन? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was known as the chief architect of Constitution of India। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भीष्म पिता माने जाते हैं। चीफ आर्किटेक्ट भी आप कह सकते हो, चीफ आर्किटेक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चीफ आर्किटेक्ट कौन माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये खास बात याद रखो। अब पहले मीटिंग कब हुई थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो आ जाओ भाई पहले मीटिंग करते हैं। तो पहले मीटिंग कब हुई थी? तो पहले मीटिंग हुई थी 9th, याद रखना, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। पूरी प्रोसेस जो थी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की, वो कंप्लीट कब हुई? कितने साल, महीने, दिन लगे? आज शुरुआत हो गई। शुरुआत कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में शुरुआत हो गई। भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनना शुरू हो गया। खत्म कब हुआ? कितने साल लगे हैं? तो 2 साल लगे, 11 महीने लग गए एंड 18 दिन लग गए। इतने साल, महीने, दिन लगे। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इतने दिन में 166 मीटिंग हुई। कितनी मीटिंग हुई? 166 मीटिंग हुई। 2 साल, 11 महीने, 18 दिन में 166 टाइम्स अलग अलग मीटिंग्स हुई। मीटिंग्स में कई सारी डिस्कशंस हुई, और वो सारी डिस्कशंस के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार तैयार हो गया। बोलो भारत मात की जय। अब जैसे तैयार हो गया, अब तो अब सोचने की बात ये थी कि बिफोर गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनल शेप, 1 मिनट, बिफोर गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल शेप में वो
मतलब आ जाए उससे पहले कई सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करा गया। जो कंट्री ऑलरेडी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिए बैठे थे उन सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मंगाया गया, बंधारण जिसे गुजराती में हम कहते हैं, मंगाया गया, उसको स्टडी करा गया। उसमें क्या क्या फॉल्ट थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे, वो सारे डिस्कशन हुए। उसके बाद आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 26 नवंबर 1949, याद रखना 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने वो तैयार हो गया है ऐसा मान लिया, उसे पास कर दी। कब? 1949 को 26 नवंबर। उसके ठीक 2 महीने बाद उसे अमल में लाया गया, इंप्लीमेंट करा गया, उसको एनफोर्स लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू करा गया। ठीक है, इसीलिए इंडिया में 26 नवंबर एवरी ईयर जब उसे पास करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू कि ये बन के तैयार हो गया, उस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और इस दिन को 26 नवंबर 1949 में वो लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे द पार्लियामेंट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन उसे रोशनी से, लाइटों से जगमगाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज पर्टिकुलरली रिमेम्बर्ड, उसे इसीलिए याद करा जाता है फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था वैसा कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देने के लिए। देखो ये मीटिंग्स जो हो रही है वो उन दिनों की तस्वीरें, उन दिनों में HD, फुल HD, 4K, 8K ऐसे कैमरेज नहीं थे, जो भी थे वो उसमें ये ब्लैक एंड वाइट फोटो खींची जाती थी और उसमें हमारे कई सारे दिग्गज नेता हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। तो ये बात थी। फिर आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, जैसे हमारे फ़ोन के फीचर्स आते हैं वैसे इन सारे चीज़ों के भी फीचर्स होते ही होंगे। तो इनके फीचर्स क्या देख लो। इन मेनी वेज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैन बी टर्म्ड एज यूनिक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा यूनिक है। क्यों यूनिक है? सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बड़ा, इतना लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है पूरा वर्ल्ड में। उस सबसे पहला पेज जो है उसे कहा जाता है प्रीएम्बल। क्या? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बिना आप कुछ भी बात करो कोई मायने नहीं रखती ना वो बात, तो उसमें इंट्रोडक्शन उसे कहा जाता है प्रीएम्बल। सबसे पहला पेज, जैसे हमारा इंडेक्स होता है वैसा सारी समझने वाली बात एक पेज में आ जाती है। उसे ध्यान में रखते हुए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ना है। बेसिक प्रिंसिपल्स इन एम्स ऑफ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देश को हम चलाएंगे, उसके एम्स क्या है, वो सारी चीज़ें मेंशन करी गई है ये प्रीएम्बल में। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, पर फिर यहाँ हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला फीचर क्या है? डेमोक्रेसी। क्या? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हम जानते ही है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही, जहाँ पे लोगों का रोल चलता हो। इसकी डेफिनेशन पूरी अभी पढ़ने वाला है। देखो इंडिया कैसा कंट्री है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डेमोक्रेटिक वे। यहाँ पे सब कुछ चलता है। हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी है, हमें कोई किंगडम नहीं चाहिए था। इन अ सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो आपको 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, यहाँ से शुरू होती है, याद रखना। क्या है? सिंपल वे में बात करो तो डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ, देखो, रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोगों का रूल, जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। सब जगह पे पीपल है, रूल भी पीपल करते हैं,
किसके लिए काम करते हो भाई? तो कि लोगों के लिए। कौन काम करता है? लोग काम करते हैं। हर जगह पे पीपल इन द सेंटर, पीपल आर इन द सेंटर। एकदम इजी डेफिनेशन आपको याद रहेगी। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, एकदम इजी डेफिनेशन हो गई। दूसरे वर्ड्स में बात करें तो यहाँ पे लिखा है द रूल ऑफ द सिस्टम ऑथोराइज्ड एंड मैनेज्ड बाय द पीपल। एक ऐसी सिस्टम बनाई जाती है, ऑथोराइज करी जाती है, जिसमें जिसको मैनेज करने के लिए लोग आते हैं। सब कुछ लोग ही करते हैं। लोगों के बिना यहाँ सब कुछ अधूरा है। ठीक है, अब देखो यहाँ इंडिया में क्या है, इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल इलेक्शन आते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं, याद रखना, जिसमें हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जिसमें हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में जीतते हैं, ठीक है, वो लोगों को 5 साल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, पेट्रोल के दाम बढ़ाने चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे डिसीजंस पर्सनली पीपल नहीं लेते, सीधे सीधे लोग नहीं लेते, सीधे सीधे हम लोग नहीं लेते वो डिसीजन। बट हमने जिसको वोट करा है, वोट दिया है और जिसे जिताया है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स ये सारे डिसीजंस लेने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। कोई भी सिटीजन है इंडिया का, वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है, चाहे वो कोई भी सेक्स, मतलब कोई भी मेल फीमेल हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। का सबसे बड़ा एक पॉइंट क्या है कि सब स्वतंत्र है यहाँ पे। ठीक, दूसरा सेक्युलरिज्म, दूसरा फीचर है डेमोक्रेसी का सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब तो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, मतलब जैसे कि पाकिस्तान चले जाओ तो पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री वो कहेंगे, पर इंडिया इज अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज अ क्रिश्चियन कंट्री, इंडिया इज अ बौद्ध, इंडिया इज अ जैन कंट्री, इंडिया इज ऐसा कोई कंट्री नहीं है। सो एंड सो रिलीजन का कोई कंट्री नहीं है इंडिया। इंडिया सेक्युलर है, मतलब यहाँ पे ये छूट दी जाती है, सबको इतना फ्री रखा जाता है कि आप कोई भी धर्म को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट मीन्स दैट द कंट्री इज नॉट रन ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी और बिलीफ्स ऑफ एनी सेक्ट और रिलीजन। मतलब कंट्री कोई एक धर्म की आइडियोलॉजी से या फिर कोई एक कोई एक धर्म की मान्यता और कोई एक धर्म की आइडियोलॉजी से चलने वाला कंट्री नहीं है ये। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड और प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्ट ऑफ कम्युनिटी। आप चाहे कोई भी धर्म को फॉलो कर लो, कोई भी संप्रदाय को फॉलो कर लो, अपना एक नया धर्म बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होने वाला है नहीं। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड सर्टेन सेक्ट एंड और रिलीजन रिलेटेड फ्रीडम टू ईच सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे हर एक संप्रदाय को, हर एक धर्म को ये फ्रीडम दिया गया है कि आप मतलब आप इंडियन हो, आप कोई भी धर्म को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब देखो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजन हैव फ्रीडम, देखो सिटीजन को इतना फ्रीडम मिलता है टू फॉलो, आप कोई भी धर्म को फॉलो करो, प्रोपोगेट मतलब उसका प्रचार प्रसार करो, अपना धर्म का, अपने बिलीफ्स का, कोई फर्क पड़ता है नहीं। अब है तीसरा फीचर जिसका नाम है रिपब्लिक। इंडिया जो है वो कैसा कंट्री है? रिपब्लिक है, रिपब्लिक कंट्री है इंडिया, याद रखना ये बड़ा फीचर है। इट मीन्स रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है कंट्री इज रन बाय इट्स ओन पीपल। हमारे कंट्री को हम खुद के लोग चलाते हैं, बाहर से किसी को मंगवाते नहीं है कि भाई आ जाओ हमारे कंट्री को चलाना है, आपकी जरूरत पड़ गई आ जाओ भाई ना। देखो सीधी डेफिनेशन रिपब्लिक की है, रन बाय इट्स ओन पीपल, हमारे खुद के लोग इसे चलाते हैं। जो इलेक्ट हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमने देखो नरेंद्र मोदी जिस सीट से खड़े रहते हैं वहां के लोग उसे वोट करते हैं। पूरे इंडिया के लोग सीधे नरेंद्र मोदी को वोट नहीं किए, पर हमने किसी न किसी पार्टी को वोट किया है, उसका मेजोरिटी बन गया, तो वो सारे लोग मिलकर ये तय करते हैं नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वोट करते हैं।
द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब है कंट्री, याद रखना। कोई गुजरात या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसा स्टेट की बात नहीं है, कंट्री। कंट्री के जो स्टेट होते हैं इज नॉट डिसाइडेड बाय द इनहेरिटेंस, मतलब वारिस नहीं होते इसमें कि आज नरेंद्र मोदी है हमारे इंडिया के पीएम, तो कल उसका बेटा है नहीं, पर मान लो कल उसका बेटा उसकी जगह ले लेगा। ना ना नहीं, ये राजाशाही नहीं है। दिस इज नॉट अ किंगडम ऑफ एनी किंग और क्वीन। As it happens, मोनार्की में ये होता है ना, मोनार्की में राजा का बेटा राजा बनता है, उसका बेटा राजा बनता है, उसका बेटा राजा बनता है। यहाँ पे मोनार्की नहीं है, पर यहाँ इलेक्शन होते हैं थ्रू इनडायरेक्ट वोटिंग। हाँ, यदि नरेंद्र मोदी का कोई बेटा है मान लो, तो उसे यदि पीएम बनना है तो ही हैज टू बी इलेक्टेड बाय द इलेक्शंस। उसे भी इलेक्शन में जीतना पड़ेगा, फिर जाके वो पीएम बन सकता है। वो छूट तो हर एक के लिए है, पर सीधे कोई बैठ नहीं सकता उसकी चेयर पे, ठीक है। इन दिस सिस्टम ऑफ रिपब्लिक में क्या होता है, ऑल पोजीशंस फ्रॉम पंचायत, मतलब छोटे गांव का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो जिसमें सरपंच बनते हैं, वहां से लेकर पार्लियामेंट का इलेक्शन है, वो सब खुले हैं हर एक सिटीजन के लिए, चाहे वो मेल फीमेल, कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां जाके खड़े रह सकते हो, ठीक है बात। हाँ, अब उसके बाद वाला फीचर जिसका नाम है यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया इज अ फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग डिफरेंट स्टेट्स, मतलब अलग अलग स्टेट्स जो है हमारे 29 जैसे स्टेट्स है हमारे जो इंडिया के, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह, वो सब मिलाकर एक यूनियन बनता है। उन सब का एक यूनियन बनता है, फेडरल यूनियन, एक जुड़ा हुआ ग्रुप, वो है भारत में फेडरल यूनियन है। आगे देखो, इंडिया इज बीइंग अ ह्यूज कंट्री, बड़ा कंट्री है, कई सारी डाइवर्सिटीज है यहाँ पे। So it is difficult to run it is from central place and therefore the constitution has made provisions for। देखो, एक बड़ा कंट्री है, कितने करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, करीबन 140 करोड़ प्लस लोग रहते हैं, 29 प्लस यहाँ स्टेट्स है। इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे लोगों को दिल्ली में अकेले एक जगह पे बैठ के उन सब का मैनेज करना, उन सबको संभालना नामुमकिन ही है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा कि अलग अलग स्टेट्स बना दो, उस स्टेट के मिनिस्टर हो गए, सीएम वगैरह, वो उस स्टेट को चलाएंगे, तो जो मैनेजमेंट है वो इजी हो जाएगा। सो फेडरल स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स है, एक फेडरल गवर्नमेंट, मतलब फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वर्क एंड ऑथोरिटी जो है ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है गुजरात की, उसे क्या करना है, फेडरल गवर्नमेंट है उसे क्या करना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में कौन कौन से काम आने वाले हैं वो पहले से तय हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। स्टेट गवर्नमेंट में जो सीएम है उसके अंडर कितना कितना काम आता है, उसे क्या करना है, वो भी ऑलरेडी पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, ताकि दोनों सामने सामने आकर बागड़ बिल्ले फाइट ना करें। सो फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज एंट्रस्टेड विथ इंपॉर्टेंट टास्क एंड ऑथोरिटी, उसे स्पेशल टास्क मतलब काम दिए गए कि ये भाई ये संभाल, जैसे कि आर्मी को संभालने की बात है, फॉरेन कंट्री के साथ कैसे डीलिंग करने की बात है, वो सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और उसके लिए खास ऑथोरिटी भी दी गई है। फेडरल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो मैंने पहले से ही बता दिया। अब फंडामेंटल यहाँ पे सारे ये जो लास्ट जो था वो फेडरल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, वो लास्ट फीचर था डेमोक्रेसी का। यहाँ से शुरू होता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, कि हम इंडियन है, इंडिया में जन्मे हैं भाई, तो हमारे कुछ राइट्स तो होने, कुछ तो राइट्स हमारे होंगे। राइट्स यदि हमें दिए जाते हैं, अधिकार हमें दिए जाते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो हमारी कुछ ड्यूटी भी तो बनती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो वो क्या है वो देख लेते हैं।
फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया आर स्टेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी बातें बताई गई है। देखो, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी एंजॉय सर्टेन राइट्स, कुछ राइट्स हमें मिलते हैं जो हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, इन ऑर्डर टू सी दैट आवर राइट्स आर नॉट हर्टिंग एनीवन, हाँ हमें अधिकार है मतलब कुछ भी बोलने का, कहीं पे भी घूमने का। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की लाइफ में टांग अड़ाए, किसी को इंटरफियर नहीं होना चाहिए, किसी की लाइफ में दखलंदाजी नहीं मांगती है। एंड ऑल्सो मेक सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन दिस डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हाँ, हमारे कंट्री को हम कैसे आगे लेके जा सके वो भी हमें सोचना है। Some fundamental duties and also stated in the constitution, वो बताई गई है। Rights and duties are like two sides of a coin, एक सिक्का, उसके दो साइड्स, एक साइड राइट्स है, एक साइड ड्यूटी है। राइट्स तभी आपको मिल सकते हैं जब आप कुछ ड्यूटी करने के लिए तैयार हो। आप कोई कंपनी में जाकर कह दो कि भाई मेरा अधिकार है, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो भी कहेंगे आपकी ड्यूटी है कि आप काम करो। सिर्फ राइट्स मिल जाए तो बात खत्म हो जाएगी, सिर्फ ड्यूटी करोगे और राइट्स नहीं मिलते तो भी कुछ जमेगा नहीं। चलो जानते हो उसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम फंडामेंटल राइट्स, हमारे बेसिक राइट्स। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है पता है? कि हमारे कुछ बेसिक राइट्स, हमारे कुछ होने चाहिए। हमारे कुछ बेसिक राइट्स यदि नहीं है हमारे पास तो हम कर भी क्या सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल, सबसे जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि नेशन है जो है वो स्टेबल रहे। फंडामेंटल मतलब बेसिक। यदि आप इंडिया में जन्मते हो, आप कोई भी हो, मेल फीमेल, कोई भी कास्ट, कोई भी लैंग्वेज के, कोई भी धर्म को फॉलो करते हो, आपको कुछ राइट्स मिलते ही मिलते हैं बस, और वो ही नेशन को स्टेबल रखते हैं। सिर्फ आप रिच हो इसलिए आपको ये राइट मिलेंगे, अब पूरा इसलिए आपको राइट्स नहीं मिलते हैं तो पूरा कंट्री इनस्टेबल हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे दंगे फसाद हो जाएंगे। एज वेल एज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक का कुछ फ्रीडम होता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सबको एक जैसे राइट दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉज, कायदे के सामने हम सब एक है, ये सबसे पहला राइट है। चाहे मुकेश अंबानी किसी का खून करे या फिर कोई गरीब इंसान किसी का खून करे, दोनों को एक जैसी सजा मिलनी, क्योंकि कायदे के सामने बोथ आर इक्वल। आई बात समझ में? अब देखो उसमें आगे बात यह है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, स्त्री है, पुरुष है, कोई कास्ट का है, काला है, गोरा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी ही मिलनी है। दूसरा राइट टू फ्रीडम। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज फ्री टू एक्सप्रेस, आपका जो भी आइडिया है, जो भी विचार है, आपके जहन में जो भी है, आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो फ्री टू ट्रैवल, इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा। आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि आप इंडियन हो। कहीं पे भी रह सकते हो पूरे इंडिया में। आपको कश्मीर में आपका बस चले, आप कश्मीर में रह लो, कन्याकुमारी में रह लो, आसाम में रह लो, मध्य प्रदेश में रह लो, गुजरात में रह लो, कहीं पे भी रहना है रह लो। हाँ, किसी के घर में घुस के नहीं रहना है, आपको खुद को खरीदना है, भाड़े पे रहना है, आपके पैसों से रहना है। Pursue livelihood in any part of the country, livelihood मतलब आप कहीं पे भी कोई भी कोने में जाकर इंडिया के कोई भी बिजनेस चला सकते हो, जॉब कर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है। अब राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यदि आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मतलब आपको काम करवाया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, जितना काम आपसे करवाया जा रहा है उससे ज्यादा, उससे बहुत ही कम आपको पैसे दिए जा रहे हैं, उसे कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन। उसके अगेंस्ट आप विरोध कर सकते हो। प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध कर सकते हो। जैसे कि द मेन एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा एक एम, एक गोल क्या है? टू एंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ अ सोसाइटी
एक्सप्लॉइटेशन वेयर नो वन गेट्स एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स, कि किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए, किसी को लूटा नहीं जाना चाहिए। देखो, जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के, ठीक है, उसको आप यदि काम करवाते हो, 14 साल के कम उम्र के बच्चों को यदि आप काम करवाते हो, देन आप उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। कायदे में साफ साफ मना है कि अंडर 14 चिल्ड्रन कांट डू एनी वर्क, ठीक है। यदि आप पाए गए उसके पास काम करवाते हो तो यू विल बी जेल्ड। दिस राइट एंश्योर्स, ये राइट ये इंश्योर करता है कि आपको आपके साथ कोई खराब बर्ताव ना, आपको कोई लूटे ना, आपका कोई शोषण ना करे, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म को फॉलो करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का आपको फ्रीडम है इंडिया में, पर बाय फोर्स नहीं। चल बे इस धर्म को फॉलो कर वरना मैं तेरा गला काट दूंगा ना, ये नहीं कर सकते। फ्रीडम है, जो भी धर्म आप फॉलो करना चाहो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको अपना कल्चर, अपना एजुकेशन, धार्मिक शिक्षण, उसे उसका प्रोटेक्शन करना, उसे मेंटेन करना, उसे डेवलप करने का अधिकार है। आपकी लैंग्वेज, आपके डायलेक्ट, आपके ट्रेडिशंस, आपके रीति रिवाज, आपके वैल्यूज, आपके आदर्श, उन सबको संभालने का, उसे मेंटेन करने का, उसे डेवलप करने का अधिकार है यार। आपका कल्चर है, आपकी परंपरा है, आपके रीति रिवाज है, आप इंडिया में रहते हो तो आप उसे आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट राइट क्या है? टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सबसे बड़ा राइट है कि ऊपर के जितने भी राइट्स है, वो राइट्स यदि आपको इंडिया में नहीं मिल रहे हैं या फिर कोई मिलने नहीं दे रहा है, उसे आड़े आ रहा है, तो आप सीधे कोर्ट जाकर कह सकते हो कि मुझे राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सारे राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, हमें नहीं दिए जा रहे वो राइट्स, हम इंडियन है, तो कोर्ट सीधा एक्शन लेगी, आपकी आवाज सुनेगी। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द राइट टू। देखो, रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ लॉज, कई सारे लॉज बना लो, कई सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बना लो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर कोई बात नहीं बनती है जब तक उसे आप एनफोर्स ना करो, लागू ना करो, इंप्लीमेंट ना हो वो लॉज और कायदे का, तब तक कुछ नहीं होता। सिर्फ कायदे लिखे हुए हैं, उसका क्या फायदा? रेसिपी की बुक में कई सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई होती है, पर वहां जाके थोड़ी ना हम चाट सकते हैं। खाने में मिले, इंप्लीमेंट हो, लागू हो, तभी हमें मजा आएगा। वैसे कायदे कानून कितने भी लिख दे, ये राइट मिल रहा है, ये राइट मिल रहा है, सबको इतने राइट्स दिए जाते हैं, सबको इतने राइट, पर वो उसका इम्प्लीमेंट ना हो, वो लागू ना हो, तो क्या फायदा? दैट्स व्हाई एंड देयरफॉर प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस राइट्स। अब आगे बात ये आती है, क्या एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन हो, वो फील्स डिप्राइव्ड और फंडामेंटल राइट्स, कि हमें ये फंडामेंटल राइट्स, हमारे बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे, तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। ये सबसे बड़ा राइट दिया है, ना पुलिस, ना बीच का कोई ब्रोकर, ना कोई, सीधा कोर्ट। इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर जो है देयरफॉर उसने रिफर किया इस राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस राइट को बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्या कहा? द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको एक मार्क के लिए आ सकता है, क्या आ सकता है? विच राइट इज नोन एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सोल मतलब आत्मा कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है ये। आगे बात कुछ यूं है, हावेवर
अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी बातें बन जाती है जैसे कि वॉर छिड़ गया है या कंट्री में कोई इमरजेंसी लागू हो गई है या फिर कोई ऐसी खराब सिचुएशन आ गई है, तो उसमें आपको आपके जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं कुछ समय के लिए उसे गवर्नमेंट स्थगित कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, लॉक रख सकती है। वॉर चल रहा है हमारा पाकिस्तान का या फिर कोई भी कंट्री के साथ, चाइना के साथ वगैरह के साथ वॉर चल रहा है, सिचुएशन एकदम खराब है, तो आपको मुझे कहीं पे भी रहने का और घूमने का राइट है, तो मैं तो चाहूँगा चाइना बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर। आप अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते, कर्फ्यू में लॉकडाउन लगा था, तब आपके राइट्स को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया जाता है। यह लिखा है फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिफर्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नो वन कैन प्रैक्टिस हीजर फंडामेंटल राइट्स बाय हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी अदर। आपके फंडामेंटल राइट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की लाइफ में घुस के उससे दखलंदाजी करो ना। ठीक है, अब यहां आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। कैसी ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी। कुछ हमारी ड्यूटीज भी बनती है कि भाई राइट्स मिले हैं तो ड्यूटीज तो मिलेगी ही। देखो ड्यूटीज क्या है हमारी। ड्यूटीज हमारी ये है अलोंग विथ द फंडामेंटल राइट्स, हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमें मिलती है, जैसे कि ए पहली यहां पे टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इट्स आइडियाज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस आइडियल्स इन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दो चीजें, नेशनल फ्लैग जो है हमारा तिरंगा सैफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन, और नेशनल एंथम जो हमारा है जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, उसे जिस तरह से गाना चाहिए, गाने के वक्त हमारी जो खड़े रहने की जो पोजीशन है, हमारे झंडे को हम जमीन पे नहीं गिरने देते हैं, उसे हमेशा कायम ऊपर रखते हैं, उसके सामने हम सैल्यूट करते हैं, सिर उठा के उसके सामने हम रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दिस टू थिंग्स आर वेरी हाईली अप्रिसिएटेड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। तो उसे रिस्पेक्ट देना वो हमारी ड्यूटी है सबसे पहले। ठीक है, पहली ड्यूटी समझ में आई। अब दूसरी ड्यूटी, बी नंबर की ड्यूटी जो है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड बाय आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। हमारी जब आज़ादी की लड़त जारी थी 1947 से पहले, उस समय पे लोगों ने जो बलिदान दिए थे, सेक्रीफाइस किया था, उसे हमें कभी नहीं भूलना है। उसे हमेशा हमें याद रखना है कि कौन सा बलिदान देकर, किस तरह से, किस स्ट्रगल करने के बाद हमें आज़ादी मिली है, ताकि आज़ादी कायम रहे, आज़ादी अमर रहे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, हम एक है, हमारे कंट्री के ऊपर कोई और रूल नहीं करता है, अखंडितता, हम एक है, हमारी जो यूनिटी है, लिखा है इंटीग्रिटी है, हम इंटरनली हम एक है, हम अलग अलग टुकड़े नहीं है कंट्री के। सो उसे हमें कायम बनाए रखना है, अपहोल्ड करके रखना है। डी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी देश को जरूरत पड़े तब हम देश के लिए तैयार होने चाहिए, इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। दैट इज आवर ड्यूटी। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हमारे अंदर एक 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 तार में हम एक साथ हो। म्यूजिक में कैसा होता है कि एक 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 हार्मनी में, एक लाइन में सब बजता है, तो हम एक साथ हो, ब्रदरहुड हो, हमारे अंदर एक भाईचारा हो, हम सारे इंडियन को हम अपने माने। अमोंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड ट्रांसेंडिंग रिलीजन, चाहे कोई भी धर्म हो, लिंग्विस्टिक भाषा, कोई भी एरिया में रहते हो, सेक्शनल डाइवर्सिटीज को साइड में छोड़ते हुए हम पहले इंडियन है वो माने। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और हाँ, एक बात सबसे बड़ी, जो भी लेडीज है इंडिया में, जो भी विमेन, जो भी महिलाएं हैं इंडिया में, छोटी हो या वयोवृद्ध, उन सबको रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट से उसके सामने देखे, उसका प्रोटेक्शन करे, वो हमारा पहला फर्ज है, ड्यूटी है। ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा है। एफ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच, हमारा जो हेरिटेज है, क्लास 10 में आपको हेरिटेज के बारे में 7 चैप्टर मिलेंगे। कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स है, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, स्टैच्यूज है, लिटरेचर है हेरिटेज में जो हमें मिला है, आउटस्टैंडिंग
म्यूजिक में कई सारी हेरिटेज हमें मिली है, उन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। जी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल, हमारा जो एनवायरनमेंट है, चाहे उसमें फॉरेस्ट आते हो, लेक्स आते हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी हो, वो पोल्यूट ना हो, क्लीन रहे, प्योर रहे, उसका प्रोटेक्शन हमें करना है। और हाँ, कंपैशन मतलब उसके प्रति सहानुभूति, दया हमें दिखानी है। किसके प्रति? कोई भी जिंदा चीज़ें हो, लिविंग क्रीचर्स, कोई भी जिंदा हो, इंसान से लेकर छोटा कीड़ा, सबसे प्रति हमें अच्छे से बर्ताव करना है। एंड उसके बाद ड्यूटी है लास्ट पेज में, टू डेवलप साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्पर हमें बनाना है, ह्यूमनिज्म बनाना है, इंसानियत बनानी है, एंड स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड रिफॉर्म, कि लोग क्यूरियस हो अच्छी अच्छी चीज़ों को जानने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को रिफॉर्म करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को रिनोवेट करने के लिए, इनोवेट करने के लिए। ऐसा साइंटिफिक अप्रोच टेम्पर हमें बनाना है। साइंस में आप कितने भी आगे चले जाओ, पर फिर भी हम इंसान रहे, इंसानियत के प्रति हम काम करें, वो हमें करना है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, कई बार जब भी हंगामा या फिर दंगे फसाद होते हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी, ट्रेन, बस या कुछ भी तोड़ देते हैं, उसे जला देते हैं। पैसा किसका जाता है? पब्लिक का ही जाता है, उसी के टैक्स से ये सारी चीज़ें बनती है, हम उसे ही लुढ़का देते हैं। उसका प्रोटेक्शन करना हमारा फर्ज है। वायलेंस को छोड़ना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, चाहे आप अकेले आगे बढ़ रहे हो या फिर कलेक्टिवली आगे बढ़ रहे हो, पर आप ऐसे आगे बढ़ो कि कंट्री को फायदा हो, देश को फायदा हो। अपना तो है ही, पर देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर, ताकि देश ऊपर ही ऊपर, आगे ही आगे बढ़ता रहे। एंड एंडेवियर एंड द अचीवमेंट, उसकी अचीवमेंट सबसे आगे हो। एंड पेरेंट और गार्डियन हैज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, जो पेरेंट्स हैं हमारे, पूरे इंडिया के जितने भी बच्चे के पेरेंट्स हैं, उन सबके लिए ड्यूटी ये है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, लिखाए, आगे बढ़ाए। उसे उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अच्छे एनवायरनमेंट में वो पढ़े। ठीक है, यदि वो 14 ईयर के अंडर है तो उसे कंपलसरी पढ़ाना है। तो इतनी हमारी ड्यूटी हो गई, खत्म। यहाँ पे ड्यूटी सारी खत्म। अब कुछ बेसिक लाइन्स है यहाँ पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट, पवित्र डॉक्यूमेंट माना जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यदि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं होता तो कोई भी कुछ भी अपनी मनमानी से, अपने लॉजिक से कंट्री को चलाएगा। पर लिखा हुआ है तो वो दिखता है, लिखा दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स मेंटेनिंग अवर जस्टिस सिस्टम, मतलब हमारी कोर्ट को वो मेंटेन करता है। कोर्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सब डिसीजंस देती है, जजमेंट देती है। एंड इंस्पायर्स, लोगों को भी मॉडेस्टली एंड हार्मनी, एक साथ रहकर काम करने के लिए इंस्पायर करता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। बस इसी के साथ जो हमारा है यहाँ चैप्टर पूरा हो गया, खत्म। ठीक है, जिसका नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 पार्ट में हमने चैप्टर को यहाँ खत्म कर दिया। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में खास पूछिए। ठीक है, जय जय भारत, वंदे मातरम।